बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का आज लेक्चर नंबर 2 है और आपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 11 स्टार्ट किया था और चैप्टर 11 जो है वो होम्योस्टेसिस के बारे में है। होम्योस्टेसिस की आपने तारीफ की थी, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बैरूनी हालात में तब्दीलियों के बावजूद अंदरूनी हालात को इतदाल में रखना या तवाज़ुन में रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। और होम्योस्टेसिस जो है बेटा, इसके 3 प्रोसेस होते हैं। एक थर्मो रेगुलेशन जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, एक ऑस्मो रेगुलेशन है जिसमें वाटर और साल्ट को बॉडी फ्लूइड के अंदर मेंटेन रखा जाता है, और एक एक्सक्रीशन है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को जिस्म से बाहर निकाला जाता है। तो आज हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में होम्योस्टेसिस फिर एनिमल्स में भी हम देखेंगे। सो आज देखते हैं हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट जो होते हैं बेटा, दे रेस्पॉन्ड, किसकी बात हो रही है? प्लांट्स की। प्लांट रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एंड कीप इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट। पौधे जो होते हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को जवाब देते हैं। प्लांट रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल कंडीशन या एनवायरमेंटल चेंजेस। पौधे माहौल में होने वाली तब्दीलियों को, माहौल में होने वाले हालात को रेस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं। जानदारों की खसूसियत है, जो जानदार होते हैं वो माहौल में होने वाली तब्दीलियों को रेस्पॉन्स करते हैं। सो पौधे भी प्लांट रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस और एनवायरमेंटल चेंजेस, और उनको रिस्पांस देने के बाद करते क्या है? कीप इंटरनल कंडीशन एट कांस्टेंट, और अपने अंदरूनी हालात को क्या रखते हैं बेटा? कांस्टेंट रखते हैं। तो क्या कर रहे हैं? पौधे भी होम्योस्टेसिस कर रहे हैं। क्यों? पौधे भी होम्योस्टेसिस कर रहे हैं क्योंकि दे कीप इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। प्लांट अप्लाई, प्लांट इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म्स, मुख्तलिफ तरीक़ाकार टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। बेटा पौधों के पास जो चीज़ एक्स्ट्रा हो जाए, पौधों के पास जो चीज़ एक्स्ट्रा हो जाए वो वेस्ट बन जाती है। ठीक हो गया बेटा? तो पौधे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को निकालने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंट मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो हमने इन तीनों के बारे में पढ़ना है कि पौधे एक्स्ट्रा पानी को कैसे निकालेंगे, पौधे ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे निकालेंगे, पौधे एक्स्ट्रा या इजाफी या ज़ायद ऑक्सीजन को कैसे निकालेंगे। सो ये 2 लाइनें क्लियर करें। प्लांट रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीप internal condition constant, it means they are also doing homeostasis. Plant apply different mechanism to remove extra water, extra carbon dioxide and extra oxygen. So सबसे पहले हम देखते हैं removal of carbon dioxide and oxygen. Removal of extra कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्स्ट्रा का लफ्ज़ आप मतलब कह सकते हो, ज़्यादा ठीक होता है कि एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव किया जाता है। सो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। सो पहला जो पैराग्राफ होगा आपने इस ये हेडिंग दे देनी है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। दूसरी जो होगी, दूसरा पैराग्राफ, उसमें आपने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन करना है। सो हमने ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। शॉर्ट क्वेश्चन है कि पौधे ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को, पौधे इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालते हैं, तो उसका जवाब देना है। ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा दिन का जो वक्त होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। दिन का जो वक्त होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। किस अमल से पैदा होती है बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन से पैदा होती है। दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल के दौरान पैदा होती है, और पैदा होने के बाद बेटा यूज़ हो जाती है। कहाँ पर यूज़ हो जाती है? फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। इक्वेशन से आप देख लें कि ये बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। C6H12O6 plus O2 will give us CO2 H2O plus energy in the form of ATP. This is cellular respiration. This is cellular respiration. ये कौन सा अमल है बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल है बेटा, ये कब होता है? ये अमल 24 घंटे होता है, 24 आवर चलता रहता है, दिन रात हर टाइम ये अमल होगा, कभी नहीं रुकता। उसके बाद दूसरा अमल है फोटोसिंथेसिस। बेटा नाम से ज़ाहिर है फोटो,
रोशनी, रोशनी कब होती है बेटा? दिन के टाइम होती है। लिहाजा फोटोसिंथेसिस का अमल किस टाइम होता है? दिन के वक्त। और है क्या? सिंथेसिस है, यानी इसमें कोई चीज़ बनती है, किसकी मौजूदगी में बनती है? रोशनी की मौजूदगी में बनती है। सो देखते हैं CO2 H2O, सूरज की रोशनी, रोशनी एंड क्लोरोफिल, क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोज C6H12O6 + O2। बेसिकली ये दोनों अमाल बेटा अपोजिट होते हैं, दोनों अमाल ये दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं। उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, इस रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट हैं इधर रिएक्टेंट हैं, और फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं इधर क्या है? रिएक्टेंट है। सो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ये अमल कब होता है? ये अमल सिर्फ दिन के वक्त होता है, जब रोशनी होती है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ किस टाइम होता है बेटा? दिन के वक्त। रेस्पिरेशन दिन रात दोनों टाइम, 24 घंटे। सो हम रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन इसे देखना चाह रहे हैं। देख ले, दिन के वक्त बात हो रही बेटा, किस टाइम? दिन के वक्त। दिन के वक्त दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। सो दिन के वक्त जो सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना, ये कहाँ इस्तेमाल हो जाएगी? रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी। दिन के वक्त बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। तो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा या वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। हम बात करते हैं बेटा रात की। अब रात की अगर बात करें, रात को ये अमल तो रुक जाएगा, रात को ये अमल तो रुक जाएगा, तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और रात को कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो इजाफी होगी। तो रात को पौधे एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। किधर से निकालते हैं? स्टोमेटा से निकालते हैं। सो आपने दिन की बात कर लेनी है, फिर रात की बात करनी है। आपने कहना है दिन को दोनों अमाल होते हैं, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। लिहाजा दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन रात को चूंकि ये फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, रुक जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं हो सकती। सो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा या वेस्ट प्रोडक्ट है। लिहाजा रात को पौधे एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और रात को जब वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं ना बेटा, तो किसके जरिए खारिज करते हैं? वो खारिज करते हैं स्टोमेटा के जरिए। सो देख लें, डे टाइम और नाइट टाइम की बात करोगे आप। डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। कि दिन के वक्त बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, दिन के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ इस्तेमाल हो रही है? फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। दिन के वक्त बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में जो बनती है वो कहाँ इस्तेमाल होती है? फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। सो इट इज़ नॉट ए वेस्ट ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त लिहाजा ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। बट एट नाइट, अब रात की बात करते हैं, इट इज़ वेस्ट, रात को ये वेस्ट हो जाता है। क्यों? इट इज़ इन सरप्लस, क्योंकि ये इजाफी हो जाता है। सरप्लस का मतलब क्या होता है? इजाफी। सो रात के वक्त ये इजाफी अमाउंट में हो जाता है। फॉर नॉट बीइंग यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होती। क्यों नहीं इस्तेमाल होती रात को? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल ही रात को नहीं होता। सो क्या करना चाहिए फिर? इसे रिमूव करना चाहिए। सो इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। तो लिहाजा पौधे के टिश्यू से इसको किस प्रोसेस से निकाला जाता है? डिफ्यूजन से निकाला जाता है। किधर से निकाला जाता है? स्टोमेटा से निकाला जाता है। सो इन लीव्स एंड यंग स्टेम द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप थ्रू द स्टोमेटा। तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस होती है क्योंकि वो यूज़ नहीं होती फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस खुद नहीं है। लिहाजा रात को इजाफी है, एक्स्ट्रा है, वेस्ट है। लिहाजा रात को उसे स्टोमेटा के जरिए निकाल दिया जाता है। और स्टोमेटा किधर होते हैं? यंग स्टेम में और लीव्स में। जबकि जो यंग रूट होती है बेटा, कौन सी रूट? यंग रूट। CO2 एस्केप्स थ्रू द जनरल रूट सरफेस स्पेशली बाय द रूट हेयर। जो जवान जड़ें होती हैं, जो छोटी उम्र की जड़ें होती हैं, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उनकी पूरी सतह से बाहर निकलती है। लाइक ये एक बेटा नई जड़ है, ये एक नई रूट है जिसको बोलते हैं हम यंग रूट। जो यंग रूट होती है बेटा, उसकी पूरी सतह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। उसकी पूरी सतह से इधर से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है। सो जो छोटी उम्र की जड़ें होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड उनकी पूरी सतह से बाहर खारिज हो जाती है। तो ये आपने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को देखा। जस्ट मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ बेटा। दिन के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। लिहाजा दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एक फालतू मादा नहीं है। रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड फालतू मादा है,
क्योंकि ये इजाफी होती है, ज़ायद होती है, और उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं हो रही होती क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल खुद नहीं हो रहा। लिहाजा पौधे के टिश्यूज से इसको डिफ्यूजन के अमल से निकाल दिया जाता है। जो पत्ते और जवान तने होते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से बाहर निकलती है। इसके अलावा जो छोटी उम्र की जड़ें होती हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उनकी पूरी सतह से डिफ्यूजन के ज़रिए, रूट एयर के ज़रिए बाहर चली जाती है। इंग्लिश में क्या कहेंगे कि ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis, so it is not a waste product during daytime, but at night carbon dioxide is waste as it is in surplus, extra है, इजाफी है। amount for not being used in photosynthesis, रात को ये क्या होती है, इजाफी हो जाती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये यूज नहीं हो रही। so it is removed from the tissue cells by diffusion, and in the leaves and young stem carbon dioxide escapes through the stomata, while in young root CO2 escape are removed through the general root surface, especially by the root air। एक बेटा आपको इंटरेस्टिंग बात यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये होती है, इन दो अमाल को देख लें, ये अगर आपको समझ आ जाएगी तो ये बात भी मेरी समझ आएगी आपको कि देखें रात जो दिन और रात है, सेलुलर रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों टाइम होता है, और दिन को जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में बनती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक हो गया। और उसके बाद लेकिन एक और भी बात आपको बता दूं, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस रफ्तार ज़्यादा तेज़ होती है, लिहाजा पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेनी पड़ती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो दिन के वक्त ज़्यादा बनती है। तो दिन के वक्त पौधे बेटा ऑक्सीजन खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से तेज़ है। रात को फोटोसिंथेसिस का अमल तो रुक जाता है बेटा, लिहाजा जब हम रात को, अगर हम रात को दरख्तों के नीचे जाएं तो दरख्तों में सिर्फ कौन सा अमल हो रहा होता है बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल रात को होता है। लिहाजा रात को पौधे भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, हम तो हर टाइम ऑक्सीजन लेते हैं माहौल से। तो जब हम रात को पौधों के नीचे जाते हैं, दरख्तों के नीचे जाते हैं, पौधे भी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये अमल चल रहा है उनमें, ये अमल रुक चुका है। सो पौधे भी ऑक्सीजन हासिल कर रहे होते हैं माहौल से, हम भी ऑक्सीजन हासिल कर रहे होते हैं माहौल से, हम भी क्या खारिज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे भी क्या खारिज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो रात को जब हम दरख्तों के नीचे जाते हैं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है क्योंकि पौधे के अंदर ये अमल तो हो रहा है, ये अमल तो नहीं हो रहा ना। तो रात के वक्त पौधों के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहाँ से एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं। सो रात को दरख्तों के करीब, दरख्तों के नीचे ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, इसलिए दरख्तों के नीचे जाके हमारा जो सांस है या जो दम है हमारा वो बेटा घुटने लगता है, लाइक वो हमें मतलब घबराहट सी फील होती है। और हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे ना जाया करो, दरख्तों के नीचे क्या आ जाते हैं, जिन्न आ जाते हैं। उनको साइंटिफिक रीज़न का नहीं पता बेटा, तो आपने देख लिया कि इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे। और ऑक्सीजन की कमी क्यों है, क्योंकि प्लांट आर यूजिंग ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड दे आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट टाइम। रीज़न ये है, इन्हीं वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है और हमारा सांस मतलब उठने लगता है, हमें सांस के लिए ऑक्सीजन कम मिलती है और हमें घबराहट फील होती है, तो हम कहते हैं साया है, जिन्न है, एटसेट्रा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, हम रिमूवल करते हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बेटा, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैसे रिमूव होती है उसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। ऑक्सीजन आपको पता है किस अमल से बनती है, फोटोसिंथेसिस से बनती है। ये देख लें, ऑक्सीजन किस अमल से बनती है बेटा, फोटोसिंथेसिस, और सिर्फ किस टाइम बनती है, दिन के वक्त, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल दिन के वक्त होता है। ये फोटोसिंथेसिस का अमल है और ये अमल ये सिर्फ दिन के वक्त हो रहा है बेटा। सो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के अमल से क्या बनती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन मेसोफिल सेल में दिन के वक्त बनती है और फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें से कुछ तो जो होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होती है, इस्तेमाल हो जाती है। उसमें से कुछ ऑक्सीजन क्या हो जाती है बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन फिर भी बच जाती है क्योंकि इस अमल की रफ्तार दिन को तेज़ होती है। इस अमल की रफ्तार दिन को तेज़ होती है रेस्पिरेशन के मुकाबले में, लिहाजा ऑक्सीजन ज़्यादा बनती है, कुछ इस्तेमाल हो जाती है इधर और बाकी बच जाती है और वो फिर स्टोमेटा के जरिए बाहर खारिज होती है। सो पौधे दिन के वक्त क्या खारिज करते हैं बेटा, ऑक्सीजन खारिज करते हैं। सो देखें
या आपने कहा कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के तौर पर मेसोफिल सेल में दिन के वक्त बनती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने के बाद मेसोफिल सेल ज़ायद ऑक्सीजन को स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देते हैं। इंग्लिश में देख लें, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। After its utilization in cellular respiration, the mesophyll cell remove extra oxygen through the stomata of the leaves and young stem. अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर बेटा। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ज़ायद पानी को निकालना, इजाफी पानी को निकालना, ये भी क्या है, होम्योस्टेसिस है। पहले देखेंगे पे पानी जो है पौधे में आता कहाँ से बेटा। ये पौधा है और ये उसके क्या है बेटा, लीव्स है। ये लीफ हो गया, ये दूसरा लीफ हो गया, तो यहाँ पे पानी आया होता है। तो ये पानी कहाँ से आता है बेटा, पानी दो चीज़ों से आता है, दो सोर्सेज होते हैं पानी के। वी नो दैट प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल। पहली बात, ये पानी कहाँ से आता है बेटा, ज़मीन से आता है। और ज़मीन ये सॉइल है, यहाँ पे क्या होता है, वाटर। और पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के नीचे होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रूट। और रूट पे छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। सो रूट हेयर और रूट के ज़रिए पानी क्या हो जाता है, जज़ब हो जाता है। सो पौधे पानी किधर से हासिल करते हैं बेटा, ज़मीन से हासिल करते हैं। पौधे पानी कहाँ से हासिल करते हैं, एक साइल से हासिल करते हैं। दूसरा पानी कहाँ से आता है, एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी पानी बनता है। ठीक है बेटा, अगर आप इक्वेशन देखें कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। सो पौधों के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन से भी क्या बनता है, पानी बनता है। इसलिए आपको दूसरा पानी पौधे कहाँ से हासिल कर रहे हैं, साइल से हासिल कर रहे हैं। सो ये आपने पहले देखा कि वी नो दैट प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। हम जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो पानी ज़मीन से हासिल करते हैं। इसके अलावा ये जो पानी है पौधों के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान भी बनता है। अब क्या करेंगे पौधे इस पानी को, प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। पानी बड़ी मिकदार में, पौधे बड़ी मिकदार में पानी को स्टोर करते हैं, किसके अंदर, इन देयर सेल फॉर टर्जिडिटी, तनाव के लिए। पौधे अपने आप को रिजिड रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, तनाव में रखने के लिए बड़ी मिकदार में अपने सेल के अंदर पानी को क्या कर लेते हैं बेटा, स्टोर कर लेते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा पानी जब हो जाए, एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट मेनली बाय ट्रांसपिरेशन। याद रखना बेटा, पौधों के अंदर ज़ायद पानी एक मेन अमल है, उसके जरिए निकाला जाता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। सो ज़ायद पानी, हमारा टॉपिक भी यही है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। सो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर किसके जरिए हो रहा है बेटा, ट्रांसपिरेशन के जरिए, याद रखिएगा। और ट्रांसपिरेशन की तारीफ आपको आती है 9th में, रिकॉल करें। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। पानी की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकलना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और ट्रांसपिरेशन वो अमल है जिससे पौधे अपना ज़ायद पानी निकालते हैं। तो आपने ये क्लियर किया कि पौधे पानी ज़मीन से हासिल करते हैं। इसके अलावा उनके मेटाबॉलिज्म के दौरान भी बनता है, मेटाबॉलिज्म जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन है उस दौरान भी बनता है। पौधे जो होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं, किसके लिए, टर्जिडिटी के लिए। इसका जो ज़ायद पानी होता है पौधों का, उसको ट्रांसपिरेशन के जरिए रिमूव किया जाता है। एंड ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकलना। एक बेटा और तरीका भी होता है, उसको देखते हैं। एट नाइट देयर इज नो ट्रांसपिरेशन बिकॉज स्टोमेटा आर क्लोज्ड। अब रात है ना, रात का वक्त है, ट्रांसपिरेशन का अमल नहीं हो रहा, क्यों, स्टोमेटा क्या है, क्लोज्ड है। तो फिर रात को अगर पानी ज़्यादा हो जाए बेटा, रात को सपोज अगर पौधे के अंदर पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर वो पानी किधर कैसे निकलेगा, उसको भी देखते हैं। सो रात के वक्त ट्रांसपिरेशन का अमल नहीं होता क्योंकि स्टोमेटा बंद हो चुके होते हैं। अगर ज़मीन के अंदर भी पानी ज़्यादा हो, इफ़ देयर इज़ हाई वाटर कंटेंट इन द सॉइल, अगर ज़मीन के अंदर पानी ज़्यादा हो, सो वाटर एंटर द रूट हेयर। सपोज मैं डायग्राम से आपको शो करा देता हूँ। ये सपोज बेटा ज़मीन है और इस ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा है, इस ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा है और ये पानी फिर क्या करेगा, अंदर चला जाएगा रूट्स के अंदर। अगर ज़मीन के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो ये पानी पौधे की रूट्स में दाखिल हो जाता है। इफ़ देयर इज़ हाई वाटर कंटेंट इन द सॉइल, अगर पानी ज़मीन में ज़्यादा हो,
वाटर एंटर द रूट हेयर, तो पानी कहाँ दाखिल हो जाता है, रूट हेयर में दाखिल हो जाता है, और रूट हेयर से कहाँ चला जाता है, अकामुलेटेड इन द जाइलम वेसल्स, और जाइलम वेसल के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ज़मीन के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो वो रूट हेयर यानी कि रूट के अंदर दाखिल हो जाएगा, और वहाँ पे जो जाइलम की वेसल्स हैं वहाँ पे वो पानी अकामुलेट कर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। आगे देखते हैं, सम प्लांट सच एज ग्रासेस, कुछ पौधे मिसाल के तौर पर ग्रासेस बेटा, कुछ पौधे मिसाल के तौर पर घास के पौधे, सारे नहीं, कुछ पौधे जिसमें घास आती है। फोर्स दिस वाटर थ्रू द स्पेशल पोर, इस पानी को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं मखसूस सुराखों के ज़रिए, और वो सुराख कहाँ होते हैं, प्रेजेंट एट द लीफ टिप्स और द एजेस एंड फॉर्म ड्रॉप। अब देखें कुछ पौधे जिसमें कौन से पौधे हैं, कुछ पौधे जिसमें किसके पौधे शामिल होते हैं बेटा, घास के पौधे शामिल होते हैं, उनके अंदर ये पानी चला गया है तो वो इस पानी को फोर्स करते हैं, और वो पानी कहाँ आ जाता है, लीफ के टिप्स पे आ जाता है या एजेस के ऊपर आ जाता है, ठीक हो गया, और वहाँ बाहर निकल आता है, और फिर कतरे कतरे करके ज़मीन पे गिरने लगता है, कतरे कतरे करके ज़मीन पे लिक्विड शक्ल में पानी गिर रहा है बेटा, ठीक है। सो आपने क्या कहा, अगर ये घास के पौधे हों तो इस घास के पौधे इस पानी को फोर्स करेंगे, और वो पानी क्या करेगा, पत्तों के किनारों पे पहुंचेगा, पत्तों के कहाँ पहुंचेगा, किनारों पे पहुंचेगा, और पत्तों के किनारों के ऊपर मखसूस सुराख होते हैं, उन सुराखों को हेडाथोड्स कहते हैं बेटा, आप आगे जाके पढ़ेंगे, उन सुराखों को क्या कहते हैं, हेडाथोड्स कहते हैं, उन सुराखों को हेडाथोड कहते हैं, और उन सुराखों से पानी क्या बनता है, कतरे ड्रॉप की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ से ज़मीन पे गिरने लगता है। किस शक्ल में गिर रहा है बेटा, लिक्विड शक्ल में। इस अमल का नाम गुटेशन है। देखते हैं कि सम प्लांट सच एज ग्रासेस, कुछ पौधे मिसाल के तौर पर घास, फोर्स दिस वाटर थ्रू द स्पेशल पोर, वो इस पानी को मखसूस सुराखों से निकालते हैं, प्रेजेंट एट द लीफ टिप और द एजेस, और वो सुराख पत्ते के किनारों के ऊपर मौजूद होते हैं, एंड फॉर्म ड्रॉप, और ये पानी क्या बना लेता है, ड्रॉप्स बनाता है, कतरे बनते हैं। The appearance of drop of water on the tips or the edges of the leaves is called guttation. This is important short question. कि अब आपने देखा कि पत्ते से जो पानी है वहाँ पे the appearance of the drops of the water, the appearance of the drop of the water on the tips or the edges of the leaf is called guttation. इसी अमल को बेटा, ये जो कतरे कतरे करके पानी गिर रहा है, इसी अमल को हम गुटेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक हो गया। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द एजेस ऑफ द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड गुटेशन, कि पत्ते के किनारों या पत्ते के सिरों के ऊपर पानी का कतरों की शक्ल में जाहिर होना क्या कहलाता है, गुटेशन कहलाता है। क्विकली देख लेते हैं, अगर ज़मीन के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो पानी रूट हेयर के ज़रिए पौधे में दाखिल हो जाता है, और वहाँ जाके जाइलम वेसल के अंदर ज़ख़ीरा हो जाता है। कुछ पौधे मिसाल के तौर पर घास के पौधे इस पानी को मखसूस सुराखों के ज़रिए बाहर निकालते हैं। वो मखसूस सुराख पत्तों के किनारे या पत्तों के सिरों के ऊपर मौजूद होते हैं, और वहाँ जाके ये पानी कतरे बना लेता है। पत्ते के किनारे या पत्ते के सिरों के ऊपर पानी का कतरों की शक्ल में ज़ाहिर होना गुटेशन कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इफ़ देयर इज़ हाई वाटर कंटेंट इन द सॉइल देन वाटर एंटर थ्रू द रूट हेयर and that is accumulated in the xylem vessels. Some plants such as grasses forces this water through the special pore present at the leaf tip or the edges and form drops. This is the definition. The appearance of the drop of water on the tips or the edges of the leaves is called guttation. ठीक, अब बेटा एक अमल होता है ड्यू जिसे बोलते हैं हम, उर्दू में इसे हम कहते हैं शबनम। क्या कहते हैं बेटा, शबनम। अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब इन दोनों को कंफ्यूज किया जाता है कि ये सेम चीज़ें हैं। ये बेटा सेम चीज़ें नहीं हैं, कि ये जो ड्यू होती है दैट इज़ कंडेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस। सुबह सुबह के वक्त हम जाते हैं, सर्दियों का मौसम हो ख़ास तौर पर, तो हम जाते हैं तो हमें जो घास है या जो दूसरे पौधे हैं उनके ऊपर बेटा क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, ठीक है। वो जो पानी है वो गुटेशन नहीं है बेटा, वो गुटेशन के कतरे नहीं है, यानी कि वो पानी पौधे के अंदर से नहीं निकला। वो पानी बेटा बेसिकली कहाँ से आया था, फिज़ा से आया था। ये देखें सपोज घास है, ये क्या है बेटा, घास है, ये घास के पौधे हैं, और उसके बाद चूँकि सुबह सुबह के टाइम ठंडक होती है, क्या होती है सुबह के टाइम ठंडक होती है, और ये वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर्स हैं, ये हवा में मौजूद होते हैं।
और हवा टकरा रही होती है ज़मीन के साथ भी, उन पौधों के साथ भी। सो बेटा सुबह के टाइम चूँकि ठंडक होती है तो वाटर वेपर क्या होते हैं, बेसिकली गैस होते हैं। किस शक्ल में होते हैं, गैस की शक्ल में होते हैं। और गैस को जब भी गैसेस को जब भी कूलिंग मिलेगी, ठंडा किया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो गैस हालत से माय हालत में कन्वर्ट हो जाती हैं और वही बुखारात हमें अब पानी के कतरों की शक्ल में मिलते हैं। इन पानी के कतरों को जो बुखारात के कसीफ होने से पैदा हुए हैं, बुखारात के कसीफ होने से, बुखारात के कंडेंस होने से, हालांकि हवा में थे वो चीज़ें, लेकिन चूंकि वो पौधों से टकराए, घास से टकराए, घास ठंडी थी, वो भी ठंडे हो गए और ठंडे होकर वो वेपर, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। वो लिक्विड का पानी शबनम कहलाता है और बेसिकली वो बुखारात हैं। बुखारात थे जो कसीफ हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं और अब किसके ऊपर हमें मिल रहे हैं, पौधों के ऊपर मिल रहे हैं। सो ड्यू कंडेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस। जो शबनम होती है बेटा वो बेसिकली माहौल से आती है, फिज़ा से आती है और कसीफ हो जाती है और पौधे की सतह के ऊपर हमें मिलती है। सो ये ड्यू की तारीफ भी आपने साथ करनी होती है, कंफ्यूज नहीं करना। ये जो पानी होता है ना बेटा, गुटेशन का जो पानी होता है ये पौधे के अंदर से निकलता है, ठीक। जबकि ये जो शबनम का जो पानी होता है, ड्यू का पानी होता है, ये बुखारात जब ठंडे होते हैं ना, हवा के बुखारात जब ठंडे होते हैं तो वो पानी बना देते हैं। ये बाहर की चीज़ें होती हैं, ठीक है। ड्यू बाहर का पानी होता है, फिज़ा का पानी होता है जो कसीफ हो जाता है पौधे की सरफेस के ऊपर। मैं एक सिंपल सी मिसाल आपको दे देता हूँ। सपोज आपको टीचर कहता है बेटा मुझे पानी पिलाएं, गर्मियों का मौसम है, वो कहते हैं मुझे ठंडा ठंडा पानी पिलाएं। तो आप गिलास में ठंडा ठंडा पानी लेके आते हैं और टीचर को देते हैं। टीचर कहते हैं चले मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ, फिर इस पानी को पीऊँगा। वो टेबल के ऊपर इसको रख लेते हैं। तो आप देखते हैं बेटा यहाँ पे पानी अपेयर हो जाता है, गिलास के बाहर क्या होता है, पानी निकलना शुरू हो जाता है और अंदर जो पानी है वो बड़ा ठंडा है। अंदर पानी क्या बड़ा ठंडा है और यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, बाहर भी पानी आ जाता है। गिलास की साइड्स के ऊपर क्या आता है, पानी, और वो नीचे गिरने लगता है, ठीक हो गया। तो क्या गिलास लीक है, क्या गिलास लीक था जिससे वो पानी निकला? बेटा लीक नहीं था। तो अंदर कौन सा पानी है, ठंडा पानी है, कूल वाटर है। तो जब वाटर कूल था उसने गिलास की सरफेस को भी क्या कर दिया, कूल। ये हमारी हवा होती है और हवा जो है उसमें बुखारात होते हैं। हवा मुसलसल इससे टकरा रही होती है तो उसके जो बुखारात होते हैं वो जैसे ही गिलास की सरफेस से टकराते हैं, गिलास की सरफेस चूँकि ठंडी है वो भी ठंडे हो जाते हैं और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो पानी की शक्ल में यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो ये आज आपका, तो सेम यही सिचुएशन है कि सुबह सुबह पौधे की जो सरफेस होती है वो बड़ी कूल होती है और बुखारात उससे टकरा रहे होते हैं तो ठंडे होते जाते हैं और लिक्विड की शक्ल में वहाँ पे मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं और वो क्या होती है बेटा, शबनम होती है। अल्लाह हाफ़िज़।